नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 22 नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। ये थोड़ा सा पुराना मिशन है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, रिसेंटली ये दोबारा न्यूज़ में आया है तो इसको एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फिर हम डिस्कस करेंगे बुकर्स प्राइज़ 2020 के बारे में। रिसेंटली प्राइज़ अनाउंस किया गया है, इसके बारे में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, छोटा सा आर्टिकल होने वाला है ये। फिर हम डिस्कस करेंगे IPEC वर्चुअल मीट के बारे में, क्या है ये एशिया पैसिफिक मीट, समझेंगे इसको। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आप आंसर राइटिंग में इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेडिकलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन और सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। रिसेंट क्या कंटेस्ट है उसको पहले डिस्कस करते हैं। क्या हुआ है, रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रही है कि इस मिशन को नेशनल वाइड लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया की क्या बात कर रहा है ये, इस मिशन को एक्चुअली में पहले ही लॉन्च कर दिया गया था लेकिन इसको लॉन्च किया गया था सिर्फ कुछ ही इलाकों में, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, इन्हीं एरियाज़ में इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है कि इस स्कीम का जो स्कोप है उसको इंक्रीज़ करना है और नेशन वाइड इसको लॉन्च करना है। ऑलराइट, इस मिशन को लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए कुछ इसके फीचर डिस्कस कर लेते हैं कि ये मिशन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है पूरा सा वो पैरालाइज्ड हो गया था जब कोविड का दौर आया था, ठीक है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर की एबिलिटी नहीं थी उतनी ज़्यादा, नर्स वगैरह जो है स्टाफ फुलफिल नहीं कर पा रहा था डिमांड को पेशेंट्स की। तो आपको पता होगा कितने सारी सॉल्यूशंस हमें लेके आना है, कितना सारा हमें वर्क करना है हेल्थ सिस्टम के रिगार्डिंग। उसी में आपका उन्हीं प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक दूर करता है ये मिशन। किस प्रकार से ये दूर करता है, देखिए इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, हर सिटीज़न को ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अभी क्या किया जाएगा, इस मिशन के अंदर एक यूनिक हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा हर व्यक्ति को, ठीक है। एक ID वगैरह बना दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन किसी डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो आपकी एक हेल्थ ID बन जाएगी, एक प्रकार का आपका आधार कार्ड टाइप का एक नंबर क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ वो जो नंबर की ID आपको दी गई है उस ID में आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आप कब कब बीमार हुए थे, आपने कब कब डॉक्टर से दवाई ली, कौन सी दवाइयाँ आपने ली हैं, आपको पहले कौन कौन सी डिजीजेस हो चुकी हैं, इन सारी का सारा रिकॉर्ड आपका अवेलेबल होगा उस ID पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो डॉक्टर के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, ऑलराइट, तो उसको आपके ऊपर ट्रीटमेंट करने में देरी नहीं होगी और जल्द से जल्द आपकी डिजीज़ को डायग्नोस कर उसका इलाज शुरू किया जा सकेगा, ठीक है। इस पूरे मिशन को लॉन्च किया जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। ऑलराइट, 6 पैरामीटर होने वाले हैं इस मिशन के। सबसे पहले तो हेल्थ ID जो कि मैंने आपको बताया उसके बारे में, ठीक है। फिर होगा DG डॉक्टर, ऑलराइट, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, E-फार्मेसी यानी कि घर पर ही आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, और टेलीमेडिसिन, फ़ोन कर भी आप मेडिसिन बुला सकते हैं अपने घर पर ही, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होने वाले हैं। ऑलराइट, एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का क्या काम रहेगा, वो डिज़ाइन करेगी, बिल्ड करेगी, रोल आउट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी इस मिशन को ऑल ओवर दी कंट्री, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो भी मार्केट से इंटीग्रेट हो सकें और अपना योगदान दे सके इस मिशन के अंदर, ठीक है। एवरी इंडियन विल गेट अ हेल्थ ID कार्ड, हर एक इंडियन के पास एक हेल्थ ID कार्ड होगा। मैं बता चुका हूँ हेल्थ ID कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ठीक है। अभी देखिए क्या समस्या आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है।
आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, 1 या 2 डॉक्टर होते हैं आपकी सिटी में अच्छे, ठीक है ना। उनके पास जाने के लिए आपके सबसे पहले तो अफोर्डेबल फीस चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छे डॉक्टर को दिखाना है तो फीस ज़्यादा लगती है वहाँ पर जाकर, ठीक है ना। और अब जैसे कि फीवर जो है 1 दिन में ठीक नहीं हुआ तो आपको दोबारा कंसल्टेंस के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो अगेन आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये बार बार वाला जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा इस मिशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है बुकर्स प्राइज 2020 के बारे में। क्या है रिसेंटली कंटेस्ट, रिसेंटली एक ऑथर है डगलस स्टुअर्ट, इनको बुकर्स प्राइज का ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ से है ये ऑथर, तो ये स्कॉटिश है, ठीक है। कौन सी किताब इन्होंने लिखी है, इनकी एक बहुत फेमस नॉवल है शुगी बेन, ठीक है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। शगी बेन नाम से इनकी एक नॉवल है, वो पब्लिश हुई है। उस बुक के लिए इनको बुकर्स प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। बुकर्स प्राइज जो है इट्स अ लीडिंग लिटरेरी अवार्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए, यानी कि इंग्लिश, मेनली इंग्लिश नॉवेल्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। द प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर अ सिंगल बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुक जो है या तो यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो कि है APEC वर्चुअल मीट के बारे में। क्या है APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। यह है इसका फुल फॉर्म। इसकी वर्चुअल मीट को रिसेंटली कंडक्ट कराया गया। अब ये आर्टिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के रिस्पेक्ट में। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इस ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कहाँ की बात कर रही है, एशिया पैसिफिक। तो क्या इंडिया की जो बाउंड्री है वो पैसिफिक ओशन से किसी भी प्रकार से टच होती हैं क्या, तो नहीं होती हैं, ठीक है। एशिया से ज़रूर है, लेकिन इंडिया जो है पैसिफिक ओशन को कवर नहीं करता। पैसिफिक की जो बाउंड्रीज हैं इंडिया टच नहीं करता, इसलिए कारण इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑलराइट। रिसेंटली इस मीटिंग को होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मलेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, ऑलराइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्रुप का, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो इस ग्रुप का मेंबर बन सके, ऑलराइट। तो हो सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस आने वाले सालों में बढ़ जाए। देखिए सबसे पहले तो ये जो मीटिंग हो रही है ये कोविड पैंडेमिक के दौरान हो रही है। कोविड के कारण आपको पता होगा हर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है। उसी प्रकार से जो एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ है, रीजन है यहाँ पर, उन सब की इकोनॉमी भी अराउंड डिक्लाइन करेगी 2.7%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर डिस्कशन किस बारे में किया जाएगा कि पोस्ट कोविड टाइम में, यानी कि कोविड के बाद किस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहने चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ IR के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस ग्रुप को जो है वो डोमिनेट कौन करता है। देखिए पहले तो USA भी जो है इसका पार्ट हुआ करता था। USA एक्चुअली में इसका पार्ट अभी भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के रूल के टाइम पर क्या हुआ है, USA ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है सिंस 2017। अब 2020 में USA इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहा है, ऑलराइट। तो मेन जो ड्राइविंग फोर्स है इस ग्रुप के पीछे वो चाइना है, ठीक है, क्योंकि USA उतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं है इस ग्रुप में। चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है इस ग्रुप में, ऑलराइट। थोड़े से बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 21 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसकी मेंबर नेशन कौन कौन से हैं, देखिए UPSC का एक ट्रेंड रहा है कि पहले वो मेंबर कंट्रीज़ नहीं पूछा करता था जिसके मेंबर्स 20 या फिर 30 अराउंड इतने मेंबर्स हैं, इनका नाम नहीं पूछा करता था। लेकिन UPSC प्रीलिम्स 2020 में इस बार पूछा गया था कि कौन सी कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ G20, ऑलराइट। अब 20 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के बारे में उसने पूछ लिया था, तो इसलिए कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसकी भी। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज़ ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। तो एक बार आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पैसिफिक रीजन को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ऑलराइट। एशियन रीजन में भी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जो इसकी मेंबर हैं, जैसे कि साउथ कोरिया वगैरह, फिलीपींस वगैरह, इन सब के नाम आप याद रखिएगा, ऑलराइट। मतलब कि देखकर आपको याद रहना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं
जो कि है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। अब ये ना आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, ऑलराइट, कि व्हाट आर दी सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। इसका आंसर आप जरूर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम्स तो सभी को पता है, आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो रिसेंट कंटेस्ट क्या है, क्यों ये न्यूज़ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली क्या डिसाइड किया है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसर्च स्टडी की जाएगी अबाउट द स्टेटस ऑफ रेडिकलाइजेशन इन द कंट्री, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसी स्टडी की जानी है। ये स्टडी जो है वो कौन कंडक्ट करेगा? तो GS वाजपेयी, जो कि डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो GS वाजपेयी जो है इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अगर रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, कहाँ पर डिफाइन किया गया है इसको? तो इसको डिफाइन किया गया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में। सजेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी एक लीगल डिफाइंड डेफिनेशन ऐड की जाए, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, रेडिकलाइजेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो रेडिकलाइजेशन के अंदर आनी चाहिए। ये बात कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर लेती है और उसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उठा लेती है। वैसे तो देखा जाए रेडिकलाइजेशन जो होता है वो रियल में क्राइम नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना कि लोगों के माइंड को मिसगाइड किया जाता है। जो यूथ होता है, खासकर यूथ, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी एनर्जी को जो है वो चैनलाइज किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में। इसे हम क्या कहते हैं, मिसगाइड करना। उन्हें मिसगाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में कल्पिट नहीं होते हैं। कल्पिट उनके पीछे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको मिसगाइड कर रही हैं वो होती हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, एग्रेसिव एक्शन लेती है और वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में जो मेनली जिस प्रकार का रेडिकलाइजेशन देखा जाता है वो दो तरह से देखा जाता है। एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है और एक हमें राइट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। और लास्ट कुछ बीते सालों में दोनों ही एक्सट्रीमिज्म में क्या हुआ है, ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये वो लोग होते हैं जो कि माओइस्ट होते हैं, माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल नक्सलाइट, ठीक है, कि गन, ये क्या चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस जो हमें सोसाइटी में लाना है विद द हेल्प ऑफ गन, वायलेंस का यूज़ कर हमें सोसाइटी को चेंज करना है और अपने अकॉर्डिंग अपना अधिकार जो है वो छीन कर लेना है। इस हिसाब की बातें करते हैं ये, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं देंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। इस ऐसी कुछ बातें होती हैं इनकी, ठीक है ना। और मेनली इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट होती है। ये नहीं चाहते कि किसी भी के पास पैसा हो, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की हम बात करें तो इसके कुछ हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉब लिंचिंग, किसी को धर्म के अकॉर्डिंग अगर वो आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो हम आपको पीट पीट कर मार देंगे, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग या फिर काउ विजिलेंटिज्म, जो कि हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है ना, कि फेक न्यूज़ तरह की फैला दी गई। ऑलराइट, कि कोई ट्रक में मीट वगैरह लेके जा रहा था, न्यूज़ फैला दी गई कि उसकी जो ट्रक वगैरह है उसमें बीफ है, और फिर लोगों ने उसको घेर लिया, खुद से ही मोरल पुलिसिंग की और उसको पीट पीट कर मार दिया। कुछ फेमस आपके जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गौरी लंकेश, इनको गोली मार दी गई फॉर रिपोर्टिंग, ऑलराइट। तो इस प्रकार के कुछ इंसिडेंट रिसेंटली देखे गए हैं इंडिया में। रेडिकलाइजेशन का मीनिंग है क्या, ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी। द वर्ड रेडिकल रिफर्स टू द चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के फंडामेंटल नेचर में हमें चेंज लेके आना है, ऑलराइट। ऐसा नहीं तो वैसा, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ होनी चाहिए, कुल मिलाकर बात, ठीक है ना। रेडिकलाइजेशन इज अ सेट ऑफ बिलीफ और एक्शन ऑफ पीपल हु एडवोकेट थ्रू अ कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म। एकदम से ये लोग चेंज लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू हम एक्शन नहीं लेके आना चाहते, एकदम से चेंज आना चाहिए, सडन चेंज हमें देखने को मिलना चाहिए, पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। रेडिकलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉडरेट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स इनटू अ एक्टिव एंटी स्टेट एंड वायलेट एक्सट्रीमिज्म। यानी कि एक व्यक्ति जो पहले कभी क्या हुआ करता था, मॉडरेट हुआ करता था, वो लॉ को फॉलो किया करता था, उसका माइंड वॉश कर कर, ठीक है, उसको क्या कर कर, उसको इन्फ्लुएंस कर कर, उसके आइडियोलॉजीज को चेंज कर कर उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया गया है कि जो अब वो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा,
एंटी स्टेट है, यानी कि देश या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट काम करता है और वायलेंट हो गया है। ऑलराइट, ये होते हैं आपकी रेडिकलाइजेशन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना, ये अपने मन की डेफिनेशन है। ऑलराइट, कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन रेडिकलाइजेशन की दी हुई नहीं है। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं राइट विंग एक्सट्रीमिज़म के, ये लोग क्या बातें करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके, रेशियल, एथनिक और सूडो नेशनल आइडेंटिटी को ये लोग रिफ़र करते हैं। सूडो नेशनल आइडेंटिटी यानी कि हम देशभक्त हैं, तुम नहीं। समझ रहे हैं आप किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो, ठीक है। इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग। एंड आर एसोसिएटेड इन रेडिकल हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स स्टेट अथॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़, इमिग्रेंट्स एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, वैसे तो ये एग्जाम्पल आप कहीं और यूज़ मत कीजिएगा, बट स्टिल फिर भी रेफरेंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रम्प की बात करते हैं तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ थी वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी, ठीक है ना। तो उनको भी बोला जाता है कि वो थोड़े से राइट विंग थे, राइट विंग की तरफ इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। उसी प्रकार से एंटी अगर माइनॉरिटी की तरफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल देखने को मिलता है इंडिया में भी जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके खिलाफ एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं, फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो राइट विंग एक्सट्रीमिज़म में आती हैं, ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, इसमें क्या होता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म तो आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ISIS, ठीक है, इस्लामिक स्टेट जो है, वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना राइट चाहिए और हमारा रूल होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस प्रकार की आइडियोलॉजी है उनकी, ठीक है। और रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन करना और उसको एक आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करना, ये होता है आपका पॉलिटिको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, ये इन्फ्लुएंस करता है टेररिज्म को। ऑलराइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। माओइस्ट आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं और गन वगैरह वायलेंस का यूज़ कर चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में। और इनके बारे में एक और पॉइंट, ये एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट होते हैं ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन से फोर्सेज हैं जो रेडिकलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर कोई व्यक्ति खुद से ही परेशान है, ठीक है ना, गरीब है, उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, इलिटरेट है, ठीक है ना, सोसाइटी से परेशान किया हुआ है, तो उसके अंदर कैसी एलिनेशन की भावना आ जाती है कि यार मैं तो इस सोसाइटी में बिलोंग करता ही नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या चाहता है, वो खुद से अपने अगेंस्ट हुए क्राइम का बदला लेने के लिए, इनजस्टिस का बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है और एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर बढ़ने लग जाता है। ऑलराइट, अगला ही रीज़न होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। गरीब है कोई व्यक्ति तो उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, पैसे वगैरह दे दो, आप उनको बोलो कि यार जाकर ये बम वगैरह कहीं पर फिट कर दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ईजी होता है। एक होता है पॉलिटिकल फैक्टर। अगर किसी को पॉलिटिकल क्या ना मिले, अगर उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए, ठीक है ना, इंक्लूड्स वीक एंड नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल सिस्टम एंड लुकिंग गुड गवर्नेंस एंड रिगार्ड फॉर सिविल सोसाइटीज़, तब भी वो एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे बढ़ सकता है। फिर एक रोल ऑफ सोशल मीडिया तो होता ही है, बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सोशल मीडिया का यूज़ कर, ठीक है ना। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही इन्फ्लुएंस होगा सोशल मीडिया से। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखने का कभी, ठीक है ना। कोई भी एक वीडियो लगा लीजिएगा यूट्यूब पर एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट, लगा लीजिएगा वाई वी शुड सपोर्ट राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना। इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिएगा और एक दिन वही वीडियोस देखना, उसी प्रकार की वीडियोस देखना, आपके रिकमेंडेशन में भी वही सारी वीडियोस आने लग जाएंगी। आप खुद भी फील करोगे हाँ यार ये बातें तो सही हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा खुद लगेगा, आपका जो सेंस होगा ना वो समय काम करना बंद कर देगा। तो सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोगों की आइडियोलॉजीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर वो एक ही प्रकार की चीज़ें देखते हैं तो उनका माइंड जो होता है वो मिसगाइड हो जाता है। ऑलराइट, तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।